आज शुरुआत करना चाहूंगा मिर्जा गालिब के एक शेर से। जनाब लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत बेआबरू होकर, ये पंक्ति फिलवक्त अमेरिका पर सटीक बैठ रही है। वहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया, वो फैसला जिस पर उनसे पहले के 3 राष्ट्रपति भी अमल करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए। वो फैसला जिसकी राह निकली है अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी, उसकी सबसे बड़ी हार से। ये फैसला लेकर अमेरिका अपनी जान तो छुड़ा रहा है लेकिन वो करोड़ों लोगों की जान दांव पर भी लगा रहा है। वो एक समूचे देश को आतंकियों के सुपुर्द करके जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं एक 20 साल पुराने किस्से से। अमेरिका के वर्जीनिया में चारों ओर जंगल से घिरा एक विशाल कंपाउंड है। आम बोलचाल में लोग इस कंपाउंड को कहते हैं लैंगली, यानी अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का मुख्यालय। सितंबर 2001 की बात है। CIA के काउंटर टेररिस्ट सेंटर को विदेश से आया एक डिस्पैच मिला। ये डिस्पैच आया था अफगानिस्तान से। इसे भेजा था नॉर्दर्न अलायंस की इंटेलिजेंस सर्विस ने। क्या था नॉर्दर्न अलायंस? ये एक संयुक्त मिलिट्री संगठन था जिसका गठन हुआ था सितंबर 1996 में, जब तालिबान ने अफगान राजधानी काबुल पर कब्जा करके राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को उखाड़ फेंका था। रब्बानी सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर थे अहमद शाह मसूद, मशहूर गुरिल्ला फाइटर और मुजाहिदीन कमांडर। उन्होंने ही सितंबर 1996 में नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी थी। मसूद वो गोंद थे जिससे तालिबान विरोधी तत्वों को आपस में जोड़कर रखा था। वो तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। मसूद का करिश्मा, उनकी लोकप्रियता, उनकी सैन्य निपुणता, ये सारी चीजें तालिबान और लादेन को फ्रस्ट्रेट करती थी। वो जानते थे कि अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो मसूद को रास्ते से हटाना होगा। ये सब बताने के बाद फिर लौटते हैं CIA को भेजे गए उस डिस्पैच पर जिसकी बात अधूरी रह गई थी। ये डिस्पैच नॉर्दर्न अलायंस द्वारा अपने पार्टनर CIA को भेजे जाने वाले रेगुलर रिपोर्ट्स का हिस्सा था। इसमें बाकी बातों के अलावा 2 पत्रकारों का भी जिक्र था। लिखा था कि ये दोनों पत्रकार अरबी हैं, मसूद का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इस जानकारी में किसी को कोई बड़ी बात नहीं नजर आई। मसूद इस इंटरव्यू के लिए राजी हो गए। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजकर दोनों पत्रकारों को खोजा, बहुत दिन बुलाया। ये ताजिकिस्तान बॉर्डर के पास बना एक कंपाउंड था। उन दिनों यहीं पर था मसूद का मुख्यालय। यहाँ एक गेस्ट हाउस में दोनों पत्रकारों को ठहराया गया। फिर आई 9 सितंबर की तारीख। मसूद पिछले कई रोज से इंटरव्यू टाल रहे थे। उस रोज सहयोगियों के कहने पर वो इंटरव्यू के लिए मान गए। दोपहर के करीब अपने बंगले के ही एक कमरे में दोनों अरब पत्रकारों को बुलाया। मसूद की पीठ उस रोज कुछ ज्यादा दुख रही थी। कमर को सहारा देने के लिए वो कुशन से टेक लगाकर बैठे थे। उनके बगल में थे मसूद खलीली, करीबी दोस्त और भारत में अफगानिस्तान के राजदूत। जैसे ही उन पत्रकारों ने अपना कैमरा ऑन किया, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। बम से निकले छर्रे मसूद के सीने में जा धंसे। उनकी कहानी खत्म हो गई। पता चला कि वो 2 पत्रकार असल में तालिबान और अलकायदा द्वारा भेजे गए आत्मघाती हमलावर थे। सोवियत ने मसूद की फौज पर 7 बार हमला किया था। 7 बार सोवियत ने मुंह की खाई। अनगिनत युद्धों से बचकर आया सिपाही अपने ही घर में मार डाला गया था। मसूद की हत्या बस नॉर्दर्न अलायंस के भविष्य का अंत नहीं थी, ये तालिबान और अलकायदा की बड़ी जीत थी। मसूद की मौत के साथ ही अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा पार्टनर खो दिया। इतना ही नहीं, मसूद की हत्या एक और बड़ी साजिश, एक बेहद भीषण आतंकी हमले का कर्टन रेजर भी साबित हुई। कौन सी साजिश? वो साजिश जिसे अमेरिकी जमीन पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। मसूद की हत्या के 2 दिन बाद ही वहां हुआ था 9/11 अटैक। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए। इन्हीं हाईजैक्ड विमानों से सीरियल अटैक्स को अंजाम दिया। शुरुआत हुई सुबह ठीक 8:48 पर, जब बोस्टन से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से जा भिड़ी।
18 मिनट बाद बोस्टन ने लॉस एंजलिस के लिए रवाना एक और विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 आकर दक्षिणी टावर से टकराया। इसके बाद सुबह 9:40 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पश्चिमी हिस्से से टकरा गया। चौथी वारदात हुई पिट्सबर्ग के पास। यहां यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 एक मैदान में क्रैश हो गया। इन चारों वारदातों को मिलाकर 2977 लोग मारे गए। हमले के तुरंत बाद ही उंगली उठी ओसामा बिन लादेन पर, मगर तालिबान ने इसे खारिज कर दिया। तालिबान ने कहा कि इन हमलों के पीछे लादेन का हाथ हो ही नहीं सकता। बकौल तालिबान ये हमले आम लोगों के बस की बात नहीं, इसके पीछे सरकारों का हाथ हो सकता है। मगर अमेरिका ने यह बात नहीं मानी। 20 सितंबर 2001 को जब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश संसद के साझा सत्र को संबोधित करने उठे तो उन्होंने कहा, अमेरिकी जनता पूछ रही है किसने हमला किया हमारे देश पर। हमने जो साक्ष्य जमा किए वो सभी अलकायदा की ओर इशारा करते हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा का काफी असर है, ये तालिबान को सपोर्ट करता है। हम तालिबान की निंदा करते हैं। तालिबान न केवल अपने लोगों का दमन कर रहा है बल्कि आतंकियों को पनाह देकर वो बाकी लोगों को भी खतरे में डाल रहा है। इसलिए आज की रात हम तालिबान के आगे कुछ मांग रखते हैं। अमेरिका ने तालिबान के आगे क्या मांगे रखी? पहली मांग ये थी कि तालिबान अफगानिस्तान में छुपे अलकायदा के सारे लोगों को अमेरिका के हवाले करे। दूसरी मांग ये थी कि वो अफगानिस्तान में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविर बंद करे। बुश ने कहा कि तालिबान को अमेरिका की ये मांगे माननी ही होंगी, वो भी जल्द से जल्द। बुश ने चेतावनी देते हुए कहा, या तो तालिबान सारे आतंकियों को हमारे सुपुर्द करेगा या फिर वो भी अलकायदा जैसा अंजाम भुगतेगा। उस वक्त तालिबान का सरगना था मुल्ला मोहम्मद ओमर। उसने अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन 7 अक्टूबर 2001 को यूएस मिलिट्री ने शुरू किया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तालिबान फोर्सेस पर हवाई बमबारी के साथ इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। हमले की आधिकारिक शुरुआत भले 7 अक्टूबर को हुई हो, मगर असलियत में यह कैंपेन 26 सितंबर से ही शुरू हो गया था। इस रोज सीआईए की एक टीम पहुंची अफगानिस्तान। इस टीम का नाम था जॉ ब्रेकर। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए तो जॉ ब्रेकर का मतलब है जबड़ा तोड़ने वाला। क्या था इस टीम का मकसद? इनका मकसद था अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान विरोधी गुटों के साथ पार्टनरशिप करना, ऐसी रणनीति बनाना जिसमें आसमानी लड़ाई का जिम्मा अमेरिका संभाले और जमीन पर लड़े अफगान फोर्सेस, ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान में बड़ी फोर्स लाने की जरूरत ना पड़े। हमला शुरू होने के करीब एक महीने बाद यानी 13 नवंबर 2001 तक तालिबान को काबुल से भगा दिया गया। जल्द ही बामियान, हेरात और जलालाबाद जैसे तालिबानी गढ़ भी जीत लिए गए। इन शुरुआती कामयाबियों से इतर अभी कई चुनौतियां बाकी थी। तालिबान और अलकायदा के लोग अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में छुप गए थे। इनका एक बड़ा हिस्सा सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था। इसके अलावा लादेन भी हाथ नहीं आया था। दिसंबर 2001 में पता चला कि लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा बैठा है। ये जगह काबुल के दक्षिण पूर्व में पड़ती है। बहुत कॉम्प्लेक्स लोकेशन है तोरा बोरा। छुपने के लिए, दुश्मन को छकाने के लिए मुफीद है। 3 दिसंबर को अफगान फोर्सेस ने यहां अलकायदा पर हमला बोल दिया। करीब 2 हफ्ते तक ये लड़ाई चली। सैकड़ों लोग मारे गए, मगर लादेन नहीं मिला। पता चला कि वो एक घोड़े पर बैठकर फरार हो गया है। कहां भागा था लादेन? वो भागा था पाकिस्तान। तोरा बोरा की इस लड़ाई में अमेरिका ने लीडिंग भूमिका नहीं निभाई थी। जानकार कहते हैं कि अगर तब अमेरिका ने ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाई होती तो शायद लादेन तभी पकड़ लिया जाता। खैर, इन कामयाबियों के बीच अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सिस्टम बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 दिसंबर 2001 को एक कार्यकारी अफगान सरकार की नियुक्ति हुई। इसके मुखिया थे हामिद करजई। इसके 4 रोज बाद यानी 9 दिसंबर 2001 को तालिबान का सबसे बड़ा गढ़ कंधार उसके हाथ से निकल गया। तालिबान लीडर मुल्ला उमर शहर छोड़कर भाग गया। इसके साथ ही मान लिया गया कि अब तालिबानी हुकूमत का अंत हो गया है। अप्रैल 2002 में अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान आने का उसका सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ। उसने दावा किया कि तालिबान और अलकायदा तहस नहस किए जा चुके हैं। अब वो अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करेगा। वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट में भाषण देते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बोले, हम एक ऐसा अफगानिस्तान बनाएंगे जो शैतानियत से मुक्त हो, जो जीने के लिए एक बेहतर जगह हो, जहां मानवाधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर स्थितियां हों। हम अफगानिस्तान को नए सिरे से खड़ा करेंगे। बुश के इस ऐलान को 19 साल बीत चुके हैं। क्या इन 2 दशकों में अफगानिस्तान बेहतर बन पाया
क्या अमेरिका अफगानिस्तान के लिए किया गया अपना वादा निभा पाया? जवाब है नहीं। सितंबर 2001 में अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए बुश ने कहा था, अफगानिस्तान के लोगों पर नृशंसता होती है, वो भूखों मर रहे हैं। हजारों लाखों अफगानियों को देश छोड़कर भागना पड़ा है। वहां महिलाओं को स्कूल जाने की आज़ादी नहीं है। वहां घर में टीवी रखने पर आपको जेल हो सकती है। वहां धर्म का मतलब है तालिबानियों द्वारा बताए गए तौर तरीके मानना। अगर किसी मर्द की दाढ़ी लंबी ना हो तो वो जेल भेज दिया जाता है। बुश ने अफगानिस्तान का जो ब्यौरा दिया था वही स्थिति आज भी है। रोजाना ही कहीं ना कहीं बम धमाके होते हैं। हर साल दर्जनों निर्दोष बेबात मारे जाते हैं। वहां आज भी मानवाधिकारों की स्थिति बदतर है। महिलाएं अब भी गुलाम समझी जाती हैं। संगीत और सिनेमा बैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। आज भी पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह पाते हैं। आप पूछेंगे हम आज ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? इसलिए कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। 14 अप्रैल को बाइडेन ने कहा कि वो अफगानिस्तान युद्ध को खत्म करने जा रहे हैं। वहां से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने जा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के करीब 2500 सैनिक अफगानिस्तान में पोस्टेड हैं। इनकी वतन वापसी 1 मई से शुरू हो जाएगी। सैनिकों को वापस बुलाने का काम 11 सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बारे में बोलते हुए बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान युद्ध का मकसद ये कभी नहीं था कि ये पीढ़ियों तक जारी रहे। हम पर हमला हुआ था, हम स्पष्ट मकसद लेकर युद्ध पर गए। हमने जो चाहा वो हासिल किया। हम अब वहां अंतहीन समय तक नहीं रुक सकते। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब तक आदर्श स्थिति नहीं आती तब तक नहीं लौटेंगे। मैं चौथा राष्ट्रपति हूं जो अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की मौजूदगी देख रहा हूं। मैं ये जिम्मेदारी अपने बाद आने वाले राष्ट्रपति के लिए नहीं छोड़ना चाहता। अफगानिस्तान में अब खून और पैसा बहाते रहने का कोई तुक नहीं है। इस ऐलान की कुछ ही देर बाद बाइडेन आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री पहुंचे। यहां अफगान युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों की कब्रें हैं। बाइडेन जब यहां पहुंचे तो बारिश हो रही थी। बारिश में भीगते हुए उन्होंने कब्र की कतारें देखी, फिर अपना ताज्जुब जताया। बोले, इन्हें देखता हूं तो हैरान होता हूं कि किस तरह हमारी पीढ़ियां देश के लिए जान देने को तैयार रहती हैं। फिर बाइडेन ने जिक्र किया बियू का। बियू उनका बेटा जिसने इराक में ड्यूटी की थी और 2015 में कैंसर से मारा गया। बाइडेन ने अपने बेटे का नाम लेते हुए कहा, मैं 40 सालों में पहला राष्ट्रपति हूं जिसकी औलाद ने एक वॉर जोन में सर्विस दी। मैं नहीं मानता कि अमेरिकी सैनिकों की जिंदगी खतरे में डालकर ही हम अफगानिस्तान जैसी जगहों पर अपने हित सुरक्षित कर सकते हैं। हम वहां स्थिरता लाना चाहते थे, उसे आधुनिक बनाना चाहते थे। हमने एक दशक तक ये कोशिश की मगर नाकाम रहे। अब समय आ गया है कि हम वहां से लौट आएं। ये सच है कि अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी कई जानें गंवाई। ये युद्ध अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी जंग साबित हुआ। इसमें करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिकी टैक्स पेयर्स की 2 ट्रिलियन से ज्यादा की रकम खर्च हुई। लेकिन क्या इस तरह हड़बड़ी में सेना वापस बुला लेने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? अमेरिका की कोशिश है कि वो अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति समझौता करवाए। इसी समझौते की हड़बड़ी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को समकक्ष का दर्जा दे दिया। उसे बराबरी में बिठाकर गुप्त समझौता कर लिया। उस फैसले की खूब निंदा हुई थी। उस समझौते के बाद तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय सेना पर हमले बंद कर दिए मगर अफगान फोर्सेस पर अटैक जारी रखा। अमेरिका ने कई बार कहा कि तालिबान ये हमले बंद करे मगर तालिबान नहीं माना। अमेरिकी फोर्सेस की रुखसती के बाद भी तालिबान ये खून खराबा बंद करेगा, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। बाइडेन चाह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में सभी संबंधित पार्टियों के बीच अमन कायम करवा दें, एक ऐसा शांति फॉर्मूला इजाद करें जिससे वहां लंबे समय तक शांति बनी रहे। मगर बाइडेन की ये कोशिश फिलहाल संदिग्ध लग रही है। इसकी कामयाबी पर तगड़ा डाउट है। तो क्या भविष्य दिखता है अभी अफगानिस्तान का? फिलहाल राजधानी काबुल समेत कई शहरीगढ़ अफगान सरकार के कंट्रोल में है मगर तालिबान ने इन्हें घेरा हुआ है। देश के एक बड़े हिस्से खासकर ग्रामीण बेल्ट में तालिबान अपनी सरकार चलाता है। उसका कहना है कि वो पूरे अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। ठोस आशंका है कि आने वाले दिनों में अफगान की समूची सत्ता पर भी तालिबान का कंट्रोल हो जाए। ये तालिबानी हुकूमत कभी भी अफगानिस्तान के हित में नहीं होगी। तालिबान कट्टरपंथी है, हिंसक है। वो शरिया के मुताबिक इस्लामिक हुकूमत बनाना चाहता है। उसका कहना है कि जब तक वो ये मकसद हासिल नहीं करता
तब तक रुकेगा नहीं। सवाल सिर्फ कट्टरपंथ का नहीं है, सवाल इस्लामिक आतंकवाद को प्रश्रय देने का भी है। तालिबान के ग्लोबल आतंकी नेटवर्क से संपर्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो भविष्य में ऐसे किसी आतंकी नेटवर्क से हाथ नहीं मिलाएगा। इस बात की ठोस आशंका है कि अफगानिस्तान एक बार फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हॉटबेड बन सकता है। ऐसा हुआ तो न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत समेत इस पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी डेनमार्क से है। यहां एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। डेनमार्क का कहना है कि उसके यहां वैक्सीनेशन काफी तेजी से चल रहा है। फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन की भी पर्याप्त डोज है उसके पास। ऐसे में उसे एस्ट्राजेनेका की जरूरत नहीं है। डेनमार्क ने कहा कि अगर वो अच्छी स्थिति में ना होता तो एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल से नहीं हिचकता। डेनमार्क के इस फैसले के पीछे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से जुड़ी एक दुर्लभ स्वास्थ्य परेशानी है। कुछ मरीजों में इस वैक्सीन के चलते ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखी गई। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां फ्रेंच दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सभी फ्रेंच नागरिक और कंपनियां तत्काल देश छोड़कर चली जाएं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कट्टरपंथी जमात फ्रांस विरोधी प्रदर्शन कर रही है। इनमें आगे है टीएलपी यानी तहरीके लब्बाइक। टीएलपी को शार्ली एब्दो में पैगंबर पर छपे कार्टून्स और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा मैगजीन का सपोर्ट किए जाने से शिकायत है। टीएलपी ने मांग की है कि पाकिस्तान फ्रेंच राजदूत को बर्खास्त करे। इसी मांग को लेकर टीएलपी हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। जवाब में सरकार ने टीएलपी को बैन कर दिया है। तीसरी सुर्खी फिलिस्तीन से है। उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की निंदा की है। यह प्रसंग इजराइल से जुड़ा है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फिलिस्तीन में किए गए कथित इजरायली युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। इसके तहत सैकड़ों इजरायली सैनिकों और लीडर्स पर केस चलने का खतरा है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने इस जांच का विरोध किया था। इसी को लेकर फिलिस्तीन ने जॉनसन की आलोचना की। कहा कि इजराइल चूंकि ब्रिटेन का दोस्त है इसलिए जॉनसन उसे बचा रहे हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।